guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about RNA splicing. And in this topic, I am going to include all the points like spliceosome machinery and chemistry and alternative splicing, etc. in which I will talk about how does this RNA splicing occur. RNA splicing क्या होती है? जब mRNA सिंथेसाइज हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के टाइम पे, मीन्स mRNA चेन जब फॉर्म हो जाती है उस टाइम पे RNA जो चेन होती है उसमें कुछ इंट्रोन पार्ट होता है और कुछ एक्सोन पार्ट होता है. जो एक्सोन पार्ट होता है वो होता है कोडिंग पार्ट, और जो इंट्रोन पार्ट्स होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है. तो जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, वो अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, तो उसको रिमूव करना होता है. तो वो RNA स्प्लाइसिंग के थ्रू किया जाता है. So in this topic I will include all these points. First is chemistry of RNA splicing, second one is the spliceosome machinery, third is splicing pathway, fourth is variants of splicing, and fifth is alternative splicing. So let us understand the overview of the splicing mechanism in which the introns are cut down from exon in case of splicing when it occur after the formation of mRNA chain आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. सो ये होती है RNA जब मैचुरेशन होती है, जब RNA की प्रोसेसिंग होती है और RNA मैचुरेशन होती है तब, और उसके बाद जब ये स्प्लाइसिंग है, एडिटिंग है RNA की, और कैपिंग है, पॉलीएडिनाइजेशन है, ये सब जब कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद वो एक्सपोर्ट करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद ही क्या स्टार्ट होती है, हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक पॉइंट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रियल और एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ दिस RNA स्प्लाइसिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग सीक्वेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि जो एक्सोन है जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में शो किए गए हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं. कोडिंग सीक्वेंस क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंस होते हैं एक सीरीज थ्री न्यूक्लियोटाइड कोडोन्स की. कोडोन क्या होते हैं? 3 नाइट्रोजिनस बेस, जैसे ए हो गया या ATA हो गया या AC हो गया. ये सब क्या है? यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर्स जुड़े होते हैं तो उसको कोडोन कहते हैं, और वो कोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम में. एंटी कोडोन जो होते हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं कोडोन के, और फिर जाके क्या होता है यहाँ पे पेप्टिडाइल चेन में फिर ट्रांसफ़र RNA है वो अमीनो एसिड को लेके आता है, और एक जो पेप्टिडाइल जो सब यूनिट होती है लार्ज सब यूनिट में राइबोसोम की, वहाँ पे एक चेन पॉलीपेप्टाइड चेन कंस्ट्रक्ट होती है, और जो फिर बाद में क्या करती है, प्रोटीन को कोड करती है. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो एक्सोन है ये कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और जो इंट्रोन होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, वो किसी प्रोडक्ट को कोड नहीं करते. तो डिफरेंट जो जीनोम होता है, जैसे बैक्टीरियल जीनोम होता है, वहाँ पे कोडोन फॉर एग्जांपल 1 अमीनो एसिड के लिए कोडोन है वो एडजेसेंट होगा नेक्स्ट अमीनो एसिड के कोडोन के लिए. मीन्स यहाँ पे कोडोन होगा, फिर कोडोन होगा, फिर कोडोन होगा, फिर कोडोन होगा. सेम चीज़ बैक्टीरिया में होती है और सेम फेज में होती है, पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. एक कोडोन होगा, एक एंटी कोडोन होगा, फिर कोडोन होगा, कोडोन एंटी कोडोन, कोडोन फिर एंटी कोडोन, ऐसे होता है. तो क्या होता है कि ये जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है उसमें जो जीन्स होते हैं वो मोइजिक होते हैं. क्या होते हैं? मोजिक मीन्स वो वहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, फिर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एक्सोन फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन फिर इंट्रोन, ऐसे प्रेजेंट होता है. So these number of introns vary from single eukaryotic cell that is our ईस्ट टू ह्यूमन्स. ये जो इंट्रोन्स के नंबर हैं यूकैरियोटिक के जीनोम में ये वेरी करते हैं. फॉर एग्जांपल ईस्ट जीनोम में एक जीन है मान लें ईस्ट का, तो वहाँ पे एक इंट्रोन प्रेजेंट होगा, एक एक्सोन फिर इंट्रोन्स ऐसे प्रेजेंट होगा. पर ह्यूमन्स में अबाउट कुछ होंगे, जैसे 2 इंट्रोन्स हो गए, 3 इंट्रोन्स हो गए, और चिकन्स में 50 इंट्रोन्स तक हो जाते हैं. और जैसे एग्जाम्पल है प्रो अल्फ़ा 2 कोलेजन जीन. ये जो प्रो अल्फ़ा 2 कोलेजन जीन है इसमें अबाउट 50 इंट्रोन्स मिलते हैं, और ये चिकन का एग्जांपल है. और अनदर एग्जांपल है टाइटिन. जो टाइटिन के लिए कोड करता है जो जीन, उसमें 360
3 अप्रोक्स जो इंट्रॉन्स मिलते हैं उस जीन में। सो जो साइज़ है एक्सोन्स का और इंट्रॉन्स का वो जीनोम के साइज़ के साथ साथ क्या करता है, वेरी करता है। और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं साइज़ में, मीन्स न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर उनमें ज़्यादा होंगे, वो लॉन्गर होंगे एज कम्पेयर टू एक्सोन्स। So what is this RNA splicing? The primary transcript of intron containing genes means primary transcript क्या होता है, प्राइमरी mRNA चेन। तो उसमें क्या होता है, mRNA जो चेन होती है उसमें क्या होता है, इंट्रोन्स भी होंगे आई और एक्सोन्स भी होंगे, ई से डिनोट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आई इंट्रोन्स और एक्सोन होंगे। तो यहाँ पे क्या है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंट्रोन कंटेनिंग जीन्स मस्ट हैव देयर इंट्रोन्स रिमूव्ड बिफोर दे बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। मीन्स जब वो कोडिंग करेगा एमआरएनए साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम जो है प्रेजेंट है ऑर्गेनेल, उसमें जाके जब वो कोडिंग करेगा उससे पहले इंट्रोन रिमूव करने होंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूविंग ऑफ इंट्रोन्स को आरएनए स्प्लाइसिंग। डेट कन्वर्ट द प्री एमआरएनए इनटू मैच्योर एमआरएनए एंड मस्ट ओकर विद द ग्रेट प्रिसीजन टू अवॉइड द लॉस और एडिशन of even a single nucleotide at the site at which the axon are joined। अगर ये प्रिसाइज नहीं होगी या अगर एक्यूरेट नहीं होगी ये जो एक्सोन जो ये स्प्लाइसिंग आरएनए स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है, इंट्रोन को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, तो ये क्या कर देगी, ये रॉन्ग अमाइनो एसिड को ऐड कर देगी पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिसके थ्रू जो प्रोटीन को कोड करेगी वो जो चेन, तो उसमें क्या हो जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर शो कर रही है ये एक यूकैरियोटिक जीन शो कर रही है, जीनोमिक डीएनए शो किया गया है, जहाँ पे यहाँ पे प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, एक्सोन इंट्रोन्स, ये एमआरएनए चेन फॉर्म की गई है जो एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मीन्स न्यूली फॉर्म्ड हुई है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू में। ये यहाँ पे एमआरएनए चेन दिखाई गई है, ये यहाँ पे डीएनए दिखाया गया है, सॉरी ये डीएनए दिखाया गया है, ये एमआरएनए चेन दिखाई गई है। तो यहाँ पे दिखाया गया है 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस और 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन। तो क्या होता है, जो 5 प्राइम और 3 प्राइम होते हैं ना, वहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। और तो जो 3 प्राइम वाली डायरेक्शन पे होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेलर सीक्वेंस। ये प्रोटीन को कोड नहीं करते ये सीक्वेंस। और जो 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में होते हैं इनको बोलते हैं हम लीडर सीक्वेंस। और ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं एमआरएनए में। और बीच में क्या है, यहाँ पे एक्सोन प्रेजेंट है, इंट्रोन। फिर स्प्लाइसिंग के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन तो प्रेजेंट है और जो बीच में क्या आ गए, एक्सोन आ गए। तो ये प्रोसेस क्या शो कर रही है कि कैसे स्प्लाइसिंग होती है, ये ओवरव्यू दे रही है हमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस का, जिसपे यहाँ पे क्या शो कर रही है कि जो लीडर सीक्वेंस है वो स्टार्ट साइड है, जहाँ से हमारी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, उस ट्रांसलेशन स्टार्ट साइड से अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। और जो ये नॉन कोडिंग रीजन है, ट्रेलर सीक्वेंस जो प्रेजेंट है, वो स्टार्ट साइड जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा उसके डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट है। और क्या शो कर रही है, ये यहाँ पे शो कर रही है कि 3 इंट्रोन प्रेजेंट है, 4 एक्सोन प्रेजेंट है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन यूकैरियोटिक जीन दैट शोविंग द concentration of exon and introns in the genome or pre-mRNA that form after transcription process, and how splicing occur and result in the formation of an mRNA that consists exon only. So before understanding the chemistry of RNA splicing, we need to understand some points, and these points are, फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडोन। ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडोन का मतलब है 3 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कोड किए जाएंगे एमआरएनए के थ्रू, और वो ट्रांसलेट करेगा फिक्स्ड रीडिंग फ्रेम को। और वो रीडिंग फ्रेम किसके थ्रू सेट किया जाता है, फर्स्ट कोडोन के थ्रू। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस मीन्स जो एमआरएनए में जो एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कोडिंग जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो फर्स्ट कोडोन होता है वो फिक्स करता है उस रीडिंग फ्रेम को, जो रीड करेगा राइबोसोम और क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। अगर वहाँ पे इन रीडिंग को और ये जो कोडिंग सीक्वेंस है ये प्रिसाइज नहीं होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे, करेक्ट नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रिसीजन नहीं हो पाएगा स्प्लाइसिंग प्रोसेस, मतलब जो कोडिंग हो रही है और आरएनए फॉर्मेशन हो रही है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिसीजन है स्प्लाइसिंग में, मीन्स जो करेक्टनेस है स्प्लाइसिंग प्रोसेस में, वो बहुत ही
ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो रॉन्ग अमाइनो एसिड क्या है प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि मान लो स्प्लाइसिंग हो रही है, वहाँ पे इंट्रोन रह गया और एक्सोन भी है, तो जो इंट्रोन है वो रॉन्ग अमाइनो एसिड को इनकोड कर देगा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब फॉर्म होगी, मल्टीपल है अमाइनो एसिड जुड़े होंगे उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो वहाँ पे एक रॉन्ग अमाइनो एसिड क्या कर देगा, उस प्रोटीन को म्यूटेट कर देगा और उसके फंक्शन को चेंज कर देगा, और या फिर ऐसे एबनॉर्मल कर देगा उसके फंक्शन को। तो डिफरेंट things can happen here. And second point is mRNA containing different selection of exons can be generated from a given pre-mRNA. मीन्स जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है, एक mRNA क्रिएट हो रहा है जिसको हम प्री mRNA कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं नेसेंट mRNA। नेसेंट मतलब न्यू जो फॉर्म होता है, और जब उसमें अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग होती है, मान लो यहाँ पे 6 एक्सोन प्रेजेंट है, 6 एक्सोन प्रेजेंट है, और एक एक्सोन ये और ये 4 हो गए, 5 और 6, मान लो ये और ये एक्सोन जो है वो एक mRNA में आ गए आफ्टर मैचुरेशन, और ये और ये वाला जो एक्सोन है वो डिफरेंट mRNA में आ गया आफ्टर मैचुरेशन और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इसके थ्रू क्या हो गया, एक जीन से डिफरेंट प्रोडक्ट क्रिएट हो गए। इस स्ट्रेटजी के थ्रू एक जो जीन है वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट दे रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहेंगे। और ये क्या दे देती है, आइसोफॉर्म दे देती है, मतलब सेम जीन से डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं, पर वो जो पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट हैं उनमें डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं, और वो क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे। इट इज़ ये एस्टिमेट किया गया है कि 90% जो प्रोटीन कोडिंग जीन है ह्यूमंस के केस में, ह्यूमन जीनोम में, वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू एक से ज़्यादा क्या देते हैं, आइसोफॉर्म देते हैं। और एग्जाम्पल है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का स्लो जीन, वो रेट में होता है, वो इनकोड करता है पोटेशियम चैनल को, और पोटेशियम चैनल कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, न्यूरॉन में। जैसे कि हमें पता है कि जब न्यूरॉन में स्नेप्सिस के टाइम पे, जब न्यूरोट्रांसमीटर के टाइम पे जब सिग्नल क्रिएट होते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, तब वो क्या होती है, एक्साइट होती है। तो एक्शन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, सोडियम और पोटेशियम के थ्रू, सोडियम पोटेशियम के थ्रू होता है, और वो क्या करती है यहाँ पे, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन क्रिएट करती हैं, जिसके थ्रू ग्रेडेड पोटेंशियल बाई रेस्टिंग पोटेंशियल फॉर्म होता है, और वो अपने इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो स्लो जीन है रेट में, वो पोटेशियम चैनल को इनकोड कर रहा है, जो एक्सप्रेस हो रही है न्यूरॉन में। और इसका क्या पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है कि अबाउट 500 अल्टरनेटिव वर्जन दे देता है ये, मीन्स 500 अल्टरनेटिव पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है ये स्लो जीन। ऐसा ही एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला में, जो अबाउट 38,000 पॉसिबल डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर देता है बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रोसेस है, ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, और ये डिफरेंट आइसोफॉर्म दे देती है, और जो डिफरेंट आइसोफॉर्म होंगी तो वो डिफरेंट प्रोटीन को सिग्नल देंगे, उनका सिग्नल होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, वो एक्सप्रेस करेंगी तो वो डिफरेंटली एक्सप्रेस करेंगे और डिफरेंट सेल्स में एक्सप्रेस करेंगी। नाउ कम टू आवर फर्स्ट पॉइंट, द केमिस्ट्री ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग की केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ, बार बार ये कह रही हूँ कि जब स्प्लाइसिंग होती है तो इंट्रोन को कट डाउन कर दिया जाता है एक्सोन से, मीन्स जो एमआरएनए चेन होती है, प्री एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद फॉर्म होता है, उसमें एंट्रोन्स भी होते हैं और एक्सोन भी होते हैं, पर हम एंट्रोन्स को कट कर देते हैं क्योंकि वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है। तो क्या प्रोसेस है, हाउ आर द इंट्रोन्स एंड एक्सोन डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। तो वो कैसे करे जाते हैं, वो इस पॉइंट में हम स्टडी करेंगे कि कैसे इंट्रोन्स और एक्सोन से अलग किए जाते हैं, डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस विद इन द आरएनए। आरएनए के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं स्प्लाइसिंग को, कि उनको क्या स्प्लाइस करना है, उनको इंट्रोन स्प्लाइस करना है या एक्सोन स्प्लाइस करता है, तो कुछ सीक्वेंस होते हैं पर्टिकुलर। और सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, द इंट्रोन इज रिमूव्ड इन ए फॉर्म कॉल्ड ए लैरिएट, मीन्स वो इस फॉर्म में क्या होते हैं, कट डाउन होते हैं, कि वो एक लैरिएट फॉर्म करते हैं। लैरिएट इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है कि मीन्स वो लैरिएट फॉर्म करते हैं। एज द फ्लैंकिंग एक्सोन्स आर जॉइंट, जब वो जो फ्री और एक्सोन्स होते हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं तो वो एक लैरिएट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये दो पॉइंट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करते हैं, और केमिस्ट्री, ये क्या केमिस्ट्री है इनकी आरएनए स्प्लाइसिंग में। सो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक mRNA स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंस दिखाए गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि सीक्वेंस विद इन द आरएनए के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि स्प्लाइसिंग कहाँ होगी। तो यहाँ पे दिखाया गया है
कि जो बॉर्डर है इंट्रोन्स और एक्सोन्स के बीच में, यहाँ पे ये क्या है हमारा एक्सोन और ये क्या है हमारा इंट्रोन। तो इनके बीच का जो बॉर्डर है वो मार्क किया गया है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के थ्रू। किसमें? प्री एमआरएनए में। ये क्या है हमारा प्री एमआरएनए, क्योंकि यहाँ से कट डाउन नहीं हुआ है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्री एमआरएनए है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रोन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा प्री एमआरएनए है। और जहाँ पे ये बाउंड्री हो रही है, ये एक्सोन है, ये भी एक्सोन है और ये इंट्रोन है, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 5' एंड है, 5' एंड पे जो इंट्रोन प्रेजेंट है, ये इंट्रोन यहाँ पे 5' एंड पे भी प्रेजेंट है, ये एक्सोन प्रेजेंट है। तो ये मार्क करें एक सीक्वेंस को जिसको कह रहे हैं 5' स्प्लाइस साइट, और इसको हम डोनर साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर साइट। और ये अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि डोनर साइट क्यों कहते हैं। और यहाँ पे जो 3' पे इंट्रोन है और एक्सोन, इसको कहते हैं, इन ये जो सीक्वेंस कंसिस्ट कर रहे हैं इन सीक्वेंस को कहते हैं 3' स्प्लाइस साइट सीक्वेंस, और इसको हम एक्सेप्टर सीक्वेंस भी कहते हैं और एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। और थर्ड सीक्वेंस जो होता है जो स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करता है वो है ब्रांच साइट पे, और ये क्या है? एडेनिन। एडेनिन के थ्रू मार्क किया जाता है ये। और जो ये ब्रांच पॉइंट साइट है, ये इंट्रोन्स के अंदर ही मिलती है, और ये किसके क्लोज है? 3' वाली साइट के प्रेजेंट है, जो कि प्री एमआरएनए में है। और ये फॉलो की गई है किसके थ्रू? पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि पॉलीपिरिमिडिन है? हमें पता है पिरिमिडिन में क्या आता है हमारा, साइटोसिन आता है और हमारा थायमिन आता है। यहाँ पे जो Y है ना, ये Y डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे साइटोसिन भी प्रेजेंट हो सकता है और थायमिन भी प्रेजेंट हो सकता है। N यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि कोई भी बेस पेयर हो सकता है। यहाँ पे यूरेसिल भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है। मीन्स अगर ये mRNA तो ऑब्वियसली यहाँ पे थायमिन ना होकर यूरेसिल होगा, तो यहाँ पे यूरेसिल भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है। और Y डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे साइटोसिन या यूरेसिल होगा। U हमारा यूरेसिल है, R डिनोट कर रहा है यहाँ पे यूरेसिल को, और यहाँ पे ए है एडेनिन, और वाई फिर दोबारा से साइटोसिन या यूरेसिल को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे Y11 जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे या तो यूरेसिल प्रेजेंट होगा या साइटोसिन प्रेजेंट होगा, मीन्स पिरिमिडिन प्रेजेंट होगा। तो ये जो ब्रांच पॉइंट है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ ये पिरिमिडिन रिच होगा, ये पिरिमिडिन का ट्रैक्ट शो करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर सिक्वेंस है, ये जो लिया गया है प्री एमआरएनए, ये लिया गया है यूकैरियोट का, ह्यूमन का लिया गया है। मीन्स यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर शो किया गया, ये सीक्वेंस शो किया गया, ह्यूमंस का शो किया गया। और यहाँ पे ये वाई इंक्लूड करने का मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंट यूकैरियोट्स में यहाँ पे साइटोसिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है, एन के प्लेस पे कोई भी बेस पेयर हो सकता है। तो ये सीक्वेंस लिटिल बिट चेंज कर सकता है। पर यहाँ पे जो ए है वो मार्क पॉइंट है ब्रांच साइट का, जो कि कंजर्व्ड सीक्वेंस है। ए जो है वो सभी यूकैरियोट्स में कंजर्व्ड सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो कंसेंसस सीक्वेंस शो किए गए हैं, ये शो किए गए हैं ह्यूमंस के लिए। तो जहाँ पे जो कंजर्व्ड सीक्वेंस है 5' स्प्लाइस साइट में, ये है UG और UGU, और जो कंजर्व्ड सीक्वेंस है 3' साइट पे वो है AG, वो है A और G। ये क्या है? कंजर्व्ड सीक्वेंस है। और यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट में है वो है एडेनिन सीक्वेंस। तो हाईली कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड विद इन द इंट्रोन्स, और ये मोस्टली किस में मिलते हैं? जैसे हमने देखा ये भी इंट्रोन्स के अंदर है, ये भी इंट्रोन्स के अंदर है, और ब्रांच पॉइंट में एडेनिन भी इंट्रोन्स के अंदर है। तो जितने भी कंजर्व्ड सीक्वेंस है वो सारे इंट्रोन्स के अंदर मिलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन का आंसर तो दे गए कि भाई कैसे इंट्रोन्स जो हैं वो एक्सोन से अलग किए जाते हैं, वो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से अलग किए जाते हैं जो कि एमआरएनए प्रेजेंट होता है, वो डिटरमाइन करता है कि ये एक्सोन है और ये इंट्रोन्स है। बट सेकंड क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, सेकंड पॉइंट को समझने से पहले वो अराइज होता है, अब ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि इंट्रोन्स को एक्सोन से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बट हाउ आर दीज इंट्रोन्स आर रिमूव्ड? ये स्प्लाइसिंग के टाइम पे ये इंट्रोन्स है, ये कैसे रिमूव किए जाएंगे? तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे सेकंड पॉइंट से। द इंट्रोन इज रिमूव्ड इन ए फॉर्म कॉल्ड ए लैरिएट, लैरिएट की फॉर्म में, जहाँ पे जो फ्लैंकिंग एक्सोन है वो क्या हो जाते हैं? ज्वाइंट हो जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस कि कैसे ये इंट्रोन्स रिमूव होते हैं, वो होते हैं स्प्लाइसिंग रिएक्शन के थ्रू। सेकंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस लैरिएट इज फॉर्म। यहाँ पे वैसे ये शो किया गया कि ये लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो ये स्प्लाइसिंग रिएक्शन कैसे होती है? ये होती है दो रिएक्शन के थ्रू।
ट्रांस एस्टरिफिकेशन के थ्रू। ये एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ना, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये क्या होता है प्री एमआरएनए में जब वो फॉर्म होता है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। डिफरेंट बेस पेयर जो होते हैं वो कैसे ज्वाइन होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, तो उनके बीच में जो प्री एमआरएनए प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करके स्प्लाइसिंग प्रोसेस की जाती है। और इसमें इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट पे क्या होता है, ये जो ब्रांच पॉइंट था यहाँ पे जो एडेनिन प्रेजेंट है उस पर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड साइड पे, तो वहाँ पे ये जो एडेनिन कंजर्व्ड नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है ये एक, और ये किसको अटैक कर लेता है, फोस्फोराइल ग्रुप को अटैक कर लेता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में प्रेजेंट है। तो इसको अटैक कर लेता है। इसको अटैक करने के बाद क्या होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जो ये 5 प्राइम वाला जो इंट्रॉन है वो इस एडेनिन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना देगा। तो इसका कंसिक्वेंस क्या आ रहा है कि जो 5 प्राइम जो एक्सोन है वो क्या हो गया, यहाँ पे लिबरेट हो गया, वो क्या हो गया, फ्री हो गया। और वो फिर फ्री होने के बाद क्या एक्ट करेगा, वो भी एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि उस पर भी एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो वो भी क्या एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। और वो किसको अटैक कर जाएगा, 3 प्राइम वाली जो इंट्रॉन्स हैं वहाँ पे जो फोस्फोराइल ग्रुप प्रेजेंट है उस पे वो अटैक कर जाएगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सोन है 5 प्राइम वाली पोजीशन पर, 3 प्राइम वाली पोजीशन पर वो क्या हो गए हैं, ज्वाइंट हो गए हैं। और जो यहाँ पे है एक लैरिएट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। ये कैसे क्रिएट हुआ, जब इस एडेनिन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसने अटैक किया यहाँ पे 5 प्राइम वाली इंट्रॉन की फोस्फोराइल ग्रुप पे, तो उसने क्या किया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया और एक लैरिएट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, जिसके थ्रू एक लैरिएट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होती है। फर्स्ट होती है जहाँ पे एडेनिन कंजर्व्ड जो नाइट्रोजनस बेस है वो वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है और फोस्फोराइल ग्रुप को अटैक करता है, जो कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे प्रेजेंट है। फिर वो फ्री कर देता है। इसकी वजह से जब वो उस पर अटैक करता है तो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, एक लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद जो 5 प्राइम वाला एक्सोन है वो फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ये न्यूक्लियोफिल की तरह एक्ट करता है और ये 3 प्राइम वाली स्प्लाइस साइड पे जाके फोस्फोराइल ग्रुप को अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे एक्सोन क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इंट्रॉन वाला वो लैरिएट की फॉर्म में फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे जो 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला जो स्ट्रक्चर है, मीन्स यहाँ पे जो 5 प्राइम वाला और जो 3 प्राइम वाले को अटैक कर रहा है, तो ये जो लिंकेज है ये एक थर्ड फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बॉन्ड कर उसको एक्सटेंड करता है। तो उसकी वजह से एक 3 वे जंक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक 3 वे जंक्शन, जो कि यहाँ पे शो किया गया है कि जो 5 प्राइम वाली बेस पे यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, CH2OH प्रेजेंट होता है यहाँ पे राइबोस शुगर में। तो ये यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो अटैक करता है 3 प्राइम वाले फोस्फेट ग्रुप को। तो इसको अटैक करने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, एक 3 वे जंक्शन। 3 वे जंक्शन कैसे कि एक जंक्शन यहाँ पे हो रहा है और एक जंक्शन यहाँ पे, जो कि जो 5 प्राइम एंड पे जो एंट्रॉन्स था उसके फोस्फेट को एडेनिन ग्रुप के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसने अटैक किया। तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक 3 वे जंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे समझा इस पार्ट में कि कैसे ये जो इंट्रॉन्स हैं ये एक्सोन से अलग होते हैं। तो दिस वाज अबाउट हाउ डज दिस इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग प्रोसेस। और जो ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन की जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है ये सफलिंग कर रही है बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे कोई एनर्जी इनपुट नहीं चाहिए, बट एक लार्ज अमाउंट ऑफ ATP चाहिए, रिक्वायर होती है जब स्प्लाइसिंग होती है, क्योंकि उसको प्रॉपर इंट्रॉन्स की और एक्सोन की असेंबलिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो सेल के अंदर ATP लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होती है जब स्प्लाइसिंग होती है, पर वो इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए नहीं होती, वो होती है असेंबलिंग करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए स्प्लाइसिंग मशीनरी को। नाउ लेट अस कम
to our second point, that is the spliceosome machinery. In this we will understand RNA splicing that is performed by large complex called the spliceosome, कि कैसे एक लार्ज कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसोसोम जो सिमिलर होता है साइज में राइबोसोम की तरह, जो कि हमारी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, उसी की तरह स्प्लाइसोसोम इतना ही बड़ा होता है, उसका मोलिकुलर मास जो है उसी की तरह सिमिलर होता है, साइज भी उसी जितना होता है, तो उसी की तरह साइज होता है। जैसे इसमें जैसे यहाँ पे भी RNA और डिफरेंट RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स, RNA कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट टाइप्स के जो RNA है वो एक्ट करते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA और RNPs एक्ट करते हैं। तो ये स्प्लाइसोसोम काफ़ी हद तक सिमिलर होता है राइबोसोम के। तो हम अभी यहीं पे ये स्टडी करेंगे कि स्प्लाइसोसोम क्या रोल परफॉर्म करता है स्प्लाइसिंग के टाइम पे। तो ये स्प्लाइसोसोम क्या है? ये एक मोलिकुलर मशीनरी है जो क्या करती है, जो मेडिएट करती है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन को। और इसमें क्या होता है, अबाउट 150 तो प्रोटीन्स होते हैं, ये कंपोज करती है स्प्लाइसोसोम मशीनरी, और 5 इसमें RNAs होती हैं। 5 RNAs क्या होते हैं, U1 U2 U4 U5 एंड U6। इनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो ये जो स्मॉल न्यूक्लियर RNAs हैं ये अबाउट एक इसमें से U1 अगर होगा वो अबाउट 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा, और उसमें क्या होंगे, वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रह रहा होगा या बाइंड करेगा इस स्प्लाइसोसोम मशीनरी पे। तो यहाँ पे जो RNA और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, स्नर्प्स। स्नर्प्स मीन्स SNRPs मीन्स SNRNPs, और यहाँ पे AN नहीं आएगा, यहाँ पे SN आएगा, SN राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन। तो ये क्या है, SN राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन तब बनाते हैं जब RNA है, जो ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA है, वो बाइंड कर जाते हैं प्रोटीन को के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसको स्नर्प्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये हैं इनके 3 रोल होते हैं। फर्स्ट, ये बाइंड कर जाते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे, और ये ब्रांच साइट पे भी बाइंड कर जाते हैं जहाँ पे एडेनिन जो हमारा क्या है, कंजर्व्ड है, और ये क्या करते हैं, इन डिफरेंट साइट्स को एक साथ ले आते हैं अगर जरूरत होती है, तो कैटेलाइज करते हैं RNA क्लीवेज एंड जॉइनिंग रिएक्शन। और जो ये SNRNPs होते हैं जो, और SN राइबोन्यूक्लियर जो प्रोटीन्स होते हैं, इनके थ्रू जो ये रोल परफॉर्म किए जाते हैं, ये परफॉर्म किए जाते हैं RNA और RNA, या फिर RNA और प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू, RNA प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू, और प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू। तो डिफरेंट इंटरेक्शन के थ्रू ये रोल परफॉर्म किए जाते हैं। और ये कैसे हो सकता है, RNA जो इंटरेक्शन होता है वो स्मॉल न्यूक्लियर RNAs के बीच में भी हो सकता है, इंडिविजुअल स्मॉल न्यूक्लियर RNA के बीच में हो सकता है, डिफरेंट स्मॉल न्यूक्लियर RNAs के बीच में हो सकता है, या फिर स्मॉल न्यूक्लियर RNPs और प्री mRNA के बीच में भी हो सकता है। तो जो डिफरेंट SNRNPs जो होते हैं, डिफरेंट SNRNPs राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स जो होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं डिफरेंट टाइप्स पे। मीन्स जब वो स्प्लाइसोसोम मशीनरी में एक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप पे आते हैं, डिफरेंट साइड से बाइंड करते हैं, अपना जो रोल है वो परफॉर्म करते हैं, और फिर डिफरेंट टाइप पे वो चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल RNPs जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं mRNA चेन पे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे वो बाइंड करते हैं थ्रू कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्योंकि जो ये RNA होंगे इनके अंदर भी बेस पेयरिंग होगी, और जो mRNA चेन उस पर तो बेस सीक्वेंस है ही, तो उसके साथ ये बेस कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स पे इंटरेक्ट करते हैं, जोन सी साइट पे जोन सी सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेंगे, और जिस साइट पे इनको रोल परफॉर्म करना है उस साइट पे डिफरेंट टाइम पे आएंगे और डिफरेंट टाइम पे जाएंगे ड्यूरिंग स्प्लाइसोसोम मशीनरी। तो जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो U1 है और जो U6 है वो रिकॉग्नाइज करते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को बाय कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एंड जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम B में जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्मॉल न्यूक्लियर RNPs हैं वहाँ पे U2, यहाँ पे हमने बात की थी ना कि जो 5 RNAs प्रेजेंट होते हैं स्प्लाइसोसोम मशीनरी में, U1 U2 U4 U5 एंड U6। तो यहाँ पे U1 और U6 जो रिकॉग्नाइज करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाय कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और यहाँ पे U2 बाइंड करता है, रिकॉग्नाइज करता है ब्रांच साइट पे। जब ब्रांच साइट क्या होती है, मिडिल में, और जो नियर बाय होती है 3 प्राइम साइट की, और ब्रांच साइट पे क्या होता है, एडेनिन कंजर्व्ड होता है। और फिर यहाँ पे हम देख
सकते हैं कि जो RNA, ये भी RNA है और ये भी RNA है, ये क्या है, RNA U6 स्मॉल, RNPs में U6 और U2 इनके बीच में पेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री mRNA जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है प्रोटीन के थ्रू, BBP के थ्रू, और फिर बाद में वो रिप्लेस कर दिया गया है एक U2 स्मॉल न्यूक्लियर RNPs के थ्रू। तो यहाँ पे जो ये BBP है ये क्या है, नॉन SN स्मॉल न्यूक्लियर RNPs है, RNPs में से है, मीन्स ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है, मीन्स ये नॉन स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन में से है, और ये इन्वॉल्व होता है स्प्लाइसिंग मशीनरी में, फॉर एग्जांपल U2AF में। U2AF यहाँ पे स्टैंड करती है, U2A स्टैंड फॉर ऑक्सिलरी, F स्टैंड फॉर फैक्टर, मीन्स U2 ऑक्सिलरी फैक्टर, मीन्स U2 को ये क्या करती है, सिमिलरली बिहेव करती है जैसे U2 RNPs बिहेव करते हैं। और ये जो पिरिमिडिन जो ट्रैक्ट होता है जो कि 3 प्राइम वाली साइड के पास होता है, और ब्रांच जो होती है ब्रांच पॉइंट के पास में होता है, ब्रांच पॉइंट के पास में जो पिरिमिडिन ट्रैक्ट होता है उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये तब बाइंड होता है जब इनिशियल स्टेप होता है स्प्लाइसिंग रिएक्शन का, तब बाइंड करता है, और ये डिफरेंट फैक्टर्स को बाइंड कर देता है। कौन, U2AF क्या है, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर, ये बाइंड कर देता है यहाँ पे नॉन SN RNPs को, नॉन SN RNPs को, और उसका एग्जाम्पल क्या है, BBP। B स्टैंड फॉर हेयर ब्रांच पॉइंट एंड B स्टैंड फॉर बाइंडिंग रिएक्शन, मीन्स ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो BBP है ये ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग रिएक्शन करता है, और ये एग्जाम्पल लिया गया है ईस्ट से। और ऐसा ही सेम प्रोटीन प्रेजेंट होता है SF1 मैमल्स के केस में, ईस्ट में तो BBP होता है और SF1 होता है मैमल्स में। तो ये क्या करते हैं, ये डिस्प्लेस्ड कर दिए जाते हैं U2 SNRPs के थ्रू, जो कि यहाँ पे शो किया गया है नीचे। तो इनका मेन रोल क्या होता है, कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, RNA फैक्टर्स, और कहें तो डिफरेंट फैक्टर्स जिनका रोल होता है RNA एनीलिंग में, RNA एलीनिंग फैक्टर भी बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, डिसोशिएट कर देते हैं RNA इंट्रैक्शन को, जो ये RNA इंट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है इसको क्या कर देते हैं, डिसोशिएट कर देते हैं। जैसे ये भी एक RNA इंट्रैक्शन हो रहा है mRNA के बीच में और U2 स्मॉल न्यूक्लियर RNPs के बीच में, तो ये क्या है, ये भी एक RNA इंट्रैक्शन है। इसको डिस्टर्ब कौन करता है, अदर RNA एनीलिंग फैक्टर्स। ये क्या लोड करते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNPs को mRNA पे लोड करते हैं, ATPase एक्टिविटी के थ्रू, मीन्स ATP का यूज करते हैं ये स्मॉल न्यूक्लियर RNPs को लोड करने के लिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल है इन RNA एलीलिंग फैक्टर का डेड बॉक्स हेलिकेज प्रोटीन, डेड बॉक्स हेलिकेज प्रोटीन, ये क्या है, RNA एलीनिंग फैक्टर। ये क्या करते हैं, ATPs एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, डिसोशिएट करते हैं RNA इंट्रैक्शन को, और ये क्या फॉर्म करते हैं, एक अल्टरनेटिव पेयर फॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया, एक अल्टरनेटिव पेयर फॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट कर देते हैं किसकी, इस स्प्लाइसिंग मशीनरी की, और क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं स्प्लाइस्ड mRNA को स्प्लाइसोसोम के थ्रू, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो स्प्लाइसोसोम है वो उसकी डिसअसेंबली हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट चेंज आते हैं और जो डिपार्चर हो रहा है डिफरेंट प्रोटीन्स का, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और स्प्लाइसिंग रिएक्शन कर रहे हैं, क्या, डिफरेंट RNPs RNA प्रोटीन्स और डिफरेंट RNA एलीनिंग फैक्टर। तो यहाँ पे RNPs तो हमारे ये हैं U1 U2 U4 U5 U6, जो डिफरेंट प्रोटीन के साथ बाइंड करके यहाँ पे स्प्लाइसिंग मशीनरी में एक्ट करते हैं, और RNA एलीनिंग फैक्टर का एग्जाम्पल है डेड बॉक्स हेलिकेज प्रोटीन, जो RNA इंट्रैक्शन को डिस्टर्ब करता है और डिसअसेंबली करता है स्प्लाइसोसोम की, ताकि जो mRNA एक्साइज्ड जो एक्सोन है जिस RNA में उसको अलग कर दे इंट्रोन वाले mRNA से। मीन्स ये जो स्प्लाइसोसोम होने के बाद जो स्प्लाइस्ड mRNA है उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और अदर जो प्रोटीन है जो नॉन SNRPs हैं वो है BBP ईस्ट में और SF1 मैमल्स में।
So this was all about spliceosome machinery. After understanding the spliceosome machinery, let us talk about splicing pathway. Means how does the splicing reaction that was the two एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ये दो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है और कैसे एक्सोन एक्साइज्ड होते हैं, तो हम उस स्प्लाइसिंग पाथवे में डिफरेंट स्टेप को डिस्कस करेंगे. आवर फर्स्ट स्टेप इज़ हियर असेंबली, रीअरेंजमेंट एंड कैटालाइसिस विद इन द स्प्लाइसोम. कि स्प्लाइसोसोम जो है हमारा यहाँ पे, जो राइबोसोम के सिमिलर है साइज में और सेम राइबोसोम की तरह डिफरेंट आरएनए प्रोटीन्स को बाइंड करके एक मैकेनिज्म कंडक्ट करता है. तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे डिफरेंट आरएनए इंटरेक्ट करते हैं, प्रोटीन्स इंटरेक्ट करते हैं, एंड रीअरेंज कैसे करते हैं वो इस स्प्लाइसोसोम मशीनरी को, जिसमें स्प्लाइसिंग के बाद एक्सोन्स को कैसे रीअरेंज किया जाता है और इंट्रॉन्स को कैसे रीअरेंज किया जाता है, और कैसे फिर मैच्योर आरएनए को ये फॉर्म करते हैं, एंड कैसे कैटालाइज करते हैं, कैसे कैटालाइसिस होता है, और कैसे कैटालिटिक और एक्टिव सेंटर कैसे क्रिएट होता है विद इन स्प्लाइसोसोम. सो our first point, I am going to discuss our first point, and these I will talk later in this part of video. So as you can see here in the picture, हेयर जो U1 SNRP है, जैसे कि हमें पता है SNRP U1 होता है, U2 होता है, हमारा U4 होता है, U5 होता है एंड U6 होता है. डिफरेंट टाइप्स के हमारे SNRPs होते हैं. तो यहाँ पे जो U1 SNRP है वो बाइंड हो रहा है हमारा 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे. तो कैसे बाइंड हो रहा है, वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू बाइंड हो रहा है इस U1 SNRP के बीच में, और जो ये mRNA चेन है इसके बीच में जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसके थ्रू वो बाइंड हो रहा है. फिर क्या होता है, फिर बाइंड होता है यहाँ पे U2AF. U2AF क्या है, U2AF एक नॉन SNRNPs है और इसकी दो सब यूनिट होती हैं. एक तो होती है लार्जर सब यूनिट जो कि 65 लार्जर सब यूनिट होती है जो बाइंड करती है पिरिमिडिन ट्रैक पे. दूसरी होती है स्मॉलर 35 सब यूनिट जो बाइंड होती है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे. तो यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट है किसकी, U2AF की 65 में जो शो किया गया है यहाँ पे U2AF 65 जो लार्ज सब यूनिट है वो बाइंड कर रही है किससे, यहाँ BBP से बाइंड कर रही है. BBP क्या है, हमारा ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन, और ये किस में प्रेजेंट होता है, ईस्ट में प्रेजेंट होता है. ह्यूमंस में SF1 प्रेजेंट होगा इन प्लेस ऑफ BBP, और यहाँ पे ये इससे बाइंड हो जाता है. और ये क्या करता है, इस अरेंजमेंट को, जब यहाँ पे ये U2AF 65 लार्ज सब यूनिट बाइंड होती है, देन स्मॉल सब यूनिट बाइंड कर जाती है. स्मॉल सब यूनिट का कहाँ पे बाइंड कर रही है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे. हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि U1 बाइंड करिए 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे बाय कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. सेम यहाँ पे U2AF जो है उसकी 65 सब यूनिट जो कि लार्ज सब यूनिट है वो BBP से बाइंड कर रही है. BBP क्या है, यहाँ पे ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन जो कि ईस्ट में प्रेजेंट होता है, इसके प्लेस पे SF1 ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है. और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि जो स्मॉल सब यूनिट है U2AF की वो यहाँ पे बाइंड कर रही है 3 प्राइम वाली स्प्लाइस साइड पे. और जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो इसको हम कहते हैं ई कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ई कॉम्प्लेक्स. जब इन प्रोटीन्स की बाइंडिंग हो जाती है और RNAs की बाइंडिंग जब हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं हम, ई कॉम्प्लेक्स. यहाँ में प्रोटीन कौन से हैं, U2AF. U2AF क्या है, नॉन SNRNPs, ये प्रोटीन्स हैं. BBP भी प्रोटीन है, पर U1 क्या है, यहाँ पे RNA है और mRNA चेन यहाँ पे शो की गई है. तो mRNA और RNA का जो इंटरेक्शन है ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है. इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने की बाद क्या होता है, जो BBP है वो क्या होता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है. कौन करता है डिस्प्लेस, इसको U2 करता है, क्योंकि U2 जो है U2 SNRNP है वो BBP दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मिमिक करते हैं. तो इस मोलिकुलर मिमिकरी शो करते हैं. इस वजह से जो BBP है वो डिस्प्लेस करके यहाँ पे कौन बाइंड हो रहा है, U2 बाइंड हो रहा है. U2 बाइंड हो गया यहाँ पे A साइड पे. A साइड क्या था, एडेनिन कंजर्व सीक्वेंस जो कंसेंसस सीक्वेंस में प्रेजेंट है ब्रांच पॉइंट पे. तो ये जो A सीक्वेंसेस पे बाइंड होगा U2 और उसने डिस्प्लेस कर दिया BBP को. और इस अरेंजमेंट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, A कॉम्प्लेक्स. ये अरेंजमेंट यहाँ पे फॉर्म करे ए कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वजह से, ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वजह से जो ए साइड है
वो एक्सट्रूड हो जाती है, बल्ज आउट हो जाती है। बल्ज आउट होने के बाद क्या फॉर्म करती है, जो ए रेजिड्यू होता है वो अनपेयर हो जाता है। यहाँ पे अनपेयरिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, अवेलिएबल हो जाता है वो अनपेयर्ड होके, ताकि जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है वो आके उसके साथ बेस पेयरिंग करके बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे यू कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद क्या होता है, थ्री SNRPs, कौन से, U5, U4 एंड U6, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्राई SNRNPs बोलेंगे, क्योंकि 3 SNRNP यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, और ये किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, U2AF की लार्ज सब यूनिट को भी, स्मॉल सब यूनिट को भी, और बाइंड कर रहे हैं किससे, ए एडेनिन से बाइंड कर रहे हैं ब्रांच पॉइंट में। तो यहाँ पे जो U4 और U6 की बाइंडिंग है, ये तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू RNA कंपोनेंट से जाके बाइंड हो रहे हैं। पर जो U5 है, इसकी जो एसोसिएशन है ये लूज एसोसिएशन है, लूजली एसोसिएटेड है ये प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू। और जो U4 और U6 है, ये RNA इंटरेक्शन के थ्रू, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू अटैच हो रहे हैं। तो जब एंट्री होती है इन 3 SNRNPs की, तो ए कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बी कॉम्प्लेक्स में। तो जब ये ए बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद U1 डिस्प्लेस कर दिया जाता है किसके थ्रू, U6 के थ्रू। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यह जो ब्लू कलर में शो हो रहा है ये U1 है, ये वॉयलेट कलर में U2 है, और ये 3 कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गए, ट्राई SNRP बाइंड हो गए। जब ये ट्राई SNRP बाइंड होते हैं तो यहाँ पे जो U6 है ना, वो डिस्प्लेस कर देता है इस U1 को, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया गया है। तो U1 जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है यहाँ पे U6 SNRP के थ्रू। इसके बाद क्या होता है, ये एक कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं। कैटालिटिक रिएक्शन क्या करते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे U1 डिस्प्लेस कर दिया गया U6 के थ्रू, तो फर्दर आगे एक स्टेप होता है जिसमें हमारा जो U4 SNRNP है, SNRNP वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। जब ये रिलीज हो जाता है, और जो U6 है वो इंटरेक्ट कर जाता है यहाँ पे U2 के साथ। जब U4 जो कि इंटरेक्शन में है U2 के साथ, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो जो ये U6 है वो किसके साथ बेस पेयरिंग कर लेगा, U2 के साथ, और ये क्या होगी, RNA बेस पेयरिंग होगी, क्योंकि U2 भी SNRNP है और U6 भी SNRNP है, दोनों के बीच में क्या होगी, RNA बेस पेयरिंग। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, C कॉम्प्लेक्स, ये C कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसको कहते हैं कैटालिसिस रिएक्शन भी ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये एक्टिव साइट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जो U2 और U6 का RNA बेस पेयरिंग के थ्रू जो बाइंडिंग है और जो इंटरेक्शन है, इसकी वजह से एक एक्टिव साइट क्रिएट हो रही है। इस एक्टिव साइट के क्रिएट होने से क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो ये है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट जो है वो क्या हो रही है, प्री mRNA की वो, और जो ब्रांच साइट है वो क्या आ रही हैं, एक दूसरे के पास हो रही हैं, और क्या कर रही हैं, बेस पेयरिंग शो कर रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो दोनों इंटरेक्ट करके यहाँ पे लैरिएट फॉर्म कर रही हैं। किसकी वजह से हो रहा है, ये U2 और U6 की वजह से हो रहा है। तो फिर उसके बाद इन दोनों के साथ में आ जाने के बाद क्या होता है, 5 प्राइम और जो 3 प्राइम वाले एक्सोन हैं वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन mRNA फॉर्म हो जाता है, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है ग्रीन कलर में। तो इस फाइनल स्टेप क्या होगा इसका, mRNA प्रोडक्ट को रिलीज़ करना और SNRPs को रिलीज़ करना। और जो SNRP हैं ये स्टील बाउंड फॉर्म में है, किससे, लैरिएंट से, पर वो रिसाइकल कर दी जाती हैं जब ये जो पीस है mRNA का, ये वाला जो पीस है, जब ये डिग्रेड हो जाता है तो ये जो SNRP है दोबारा से रिसाइकल कर दी जाती हैं। सो इस फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि कैसे ये जो डिफरेंट SNRP हैं वो असेंबल होते हैं, कैसे रीअरेंज करते हैं mRNA को, कैसे 5 प्राइम और 3 प्राइम एक्सोन एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं, कैसे ये लैरिएट फॉर्म होता है। तो ये सब हमने पढ़ा, कैसे असेंबली होती है, कैसे रीअरेंजमेंट होती है, कैसे कैटालिटिक सेंटर जनरेट होता है। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट की, कि स्प्लाइसोसोम असेंबली जो है वो डायनेमिक है, वेरिएबल है। वेरिएबल और डायनेमिक का मतलब है कि जो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप हो रहे हैं, कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्राई SNRP बाइंड हो रहे हैं, और ट्राई SNRP बाइंड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ये लैरिएट फॉर्म हो रहा है, लैरिएट फॉर्म होने के बाद कैटालिटिक सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो इस जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे कैटालिटिक सेंटर की और जो ये ट्राई SNRP की, ये जो रिएक्शन है ये एक
को इसमें से जो कैटालिटिक सेंटर है वो पहले भी फॉर्म हो सकता है और जो ट्राई SNRP है बाद में भी बाइंड हो सकते हैं। मतलब ये दो रिएक्शन जो है यहाँ पे ये फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वो डायनेमिक है, वेरिएबल है। वेरी क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट SNRP बाइंड हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेप जो हो रहे हैं ये वेरी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। एंड इट्स डिसअसेंबली इंश्योर द स्प्लाइसिंग रिएक्शन। डिसअसेंबली का मतलब क्या है कि जो ये नॉर्मल SNRNA प्रेजेंट था यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे बल्ज आउट होगी, जो एडेनिन वाला जो ब्रांच पॉइंट पे एडेनिन प्रेजेंट है, जो कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट है उस पर बल्ज आउट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया, इन बेस पेयरिंग टूट गई यहाँ पे इंट्रॉन्स के बीच में और एक्सॉन के बीच में। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे साइट प्रेजेंट थी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे जो इंट्रॉन प्रेजेंट था वो एडेनिन से फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से ये यहाँ पे लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डिसअसेंबली हो रही है, इस लीनियर mRNA चेन की यहाँ पे डिसअसेंबली हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सोन इकट्ठे हो गए और इंट्रॉन एक जगह रह गया। तो ये डिसअसेंबली की वजह से ही हुआ। तो हम सेकेंड स्टेप में पढ़ रहे हैं कि स्प्लाइसोसोम असेंबली डायनेमिक है और वेरिएबल है और इसकी जो डिसअसेंबली है वो इंश्योर करती है कि स्प्लाइसिंग रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो क्या होता है, जो स्प्लाइसोसोम मशीनरी असेंबल होती है ना, ये जो असेंबल हो रही है किसके अराउंड, एक्सोन के अराउंड, तो ये इसको हम कहते हैं एक्सोन डेफिनेशन। एक्सोन डेफिनेशन, क्योंकि ये एक्सोन की डेफिनेशन दे रही है कि भाई कहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उनको बाइंड अप कर रही है, बाइंड अप करके रिजेंबल करके कि एक्सोन वाला mRNA दे रही है जिसमें बस एक्सोन प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या कर रही है, एक्सोन डेफिनेशन दे रही है। और जो ये प्रिसाइज ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, मतलब ये प्रिसाइज वे में हो, ये कुछ एक्सटेंट तक वेरी करते हैं। जैसे यहाँ पे स्प्लाइस साइट की जो पेयरिंग है, स्प्लाइस साइट की पेयरिंग कैसे की, यहाँ पे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट और जो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है उनकी पेयरिंग हो गई, एक्सोन आ गई। और भाई इस स्प्लाइस साइट इंट्रोन और स्प्लाइस साइट इनके बाइंड होने की वजह से, ब्रांच पॉइंट के बाइंड होने से इंट्रोन अलग आ गए। तो ये जो पेयरिंग हो रही है ये पहले भी हो सकती है, किससे, ट्राई SNRP के एंड बाइंड होने से पहले, रिक्रूटमेंट होने से पहले भी हो सकती है। और भाई SNRNP की जो ट्राई SNRP यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं वो भी पहले रिक्रूट हो सकते हैं। तो मतलब ये वेरी कर सकता है, ये स्टेप पहले भी हो सकता है और ये स्टेप भी पहले हो सकता है। तो इनमें से कोई भी स्टेप एक जो है वो पहले हो सकता है। मतलब ये डायनेमिक है, ये जो पाथवे है इसका स्प्लाइसोसोम मशीनरी का, ये वेरी कर सकता है। इनमें जो स्टेप है वो आगे पीछे हो सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो जो ये डायरेक्शन है दो रिएक्शन की, ये बैकवर्ड भी होगी, फॉरवर्ड भी होगी। पर ये डायरेक्शन किसके थ्रू इंश्योर करी जाती है, ये इंश्योर करी जाती है स्प्लाइसोसोम की डिसअसेंबली के थ्रू। डिसअसेंबली का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि भाई पहले तो यहाँ पे U2 प्रेजेंट था, U1 प्रेजेंट था और फिर उसके बाद ट्राई SNRP बाइंड होके आया। तो जब ट्राई SNRP बाइंड होके आया तो यहाँ इस केस में यहाँ पे U1 भी बाइंड है, U2 भी बाइंड है और U4, U5, U6 सभी बाइंड है। तो फिर इसके बाद ये डिसअसेंबल हो गई। डिसअसेंबल कैसे हो गए कि भाई U2 पहले यहाँ पे U1 निकला, फिर यहाँ पे U4 निकला, तो ये डिसअसेंबली हो रही है। तो ये जो डिसअसेंबली हो रही है स्प्लाइसोसोम की, ये किसके बाद होती है, जब सेकेंड रिएक्शन कंडक्ट हो जाती है, जब सेकेंडरी रिएक्शन हो जाती है उसके बाद होती है। और ये डिसअसेंबली है वो किसके थ्रू करी जाती है, डेड बॉक्स हेलिकेज के थ्रू, डेड बॉक्स हेलिकेज प्रोटीन के थ्रू करी जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक और नाम देते हैं हम PRP22। ये क्या करता है, सेकेंड रिएक्शन करता है जो कि कैटालिटिक स्टेप है, कैटालिटिक स्टेप कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रिपिंग है, स्ट्रिपिंग का कि एक्सोन स्ट्रिपिंग है mRNA की और इंट्रोन स्ट्रिपिंग जो है अलग हो जाती है। तो जो ये डायनेमिक और वेरिएबल नेचर है स्प्लाइसोसोम असेंबली का, वो हमें बता रहा है कि स्प्लाइसिंग जो मशीनरी है कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये कैसे इवोल्व हुई, इस वे में कैसे इवोल्व हुई कि भाई अलग अलग SNRP बाइंड होने हैं, अलग अलग SNRP का अलग अलग रोल है, हेलिकेज बाउंड होना है। ये सिंपल वे में क्यों नहीं हो सकती, क्यों हमें मतलब जब ये एक्सोन फ्यूज़ करने होते हैं तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, एक स्टेप में क्यों नहीं हो रही है, दो ही रिएक्शन क्यों हो रही है, कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है भाई, उससे पहले जो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें एडेनिन और जो ये फॉस्फेरेट ग्रुप है जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे वे बाइंड होकर लैरिएट फॉर्म कर रहे थे, तो ये दो रिएक्शन क्यों हो रही हैं, एक रिएक्शन में क्यों नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें लेके जाता है दूसरे ग्रुप ऑफ इंट्रॉन्स में। और वो ग्रुप क्या है, जो अपने आप स्प्लाइस आउट हो जाते हैं, अपने आप स्प्लाइस आउट हो जाते हैं प्री mRNA से विदाउट द नीड ऑफ स्प्लाइसोसोम। इस स्प्लाइसोसोम मशीनरी की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली स्प्लाइस हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन।
So we are going to discuss the self-splicing introns in our third point, that is self-splicing introns reveal that RNA can catalyze RNA splicing. ये हमें क्या बताएगा कि RNA भी कैटालाइज करता है RNA की ही स्प्लाइसिंग को। और क्या क्या हैं RNA स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स कि ये हमें ये बताएगा कि RNA की भी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जैसे किसी प्रोटीन्स की होती है, एंजाइम्स की होती है, ऐसे ही RNA की भी कैटालिटिक एक्टिविटी और कौन कौन से स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। So there are three classes of self-splicing RNA introns. These are न्यूक्लियर प्री mRNA में होती है, ग्रुप सेकंड एंट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंट्रॉन्स होते हैं। जो न्यूक्लियर प्री mRNA होते हैं ये वेरी कॉमन टाइप के हैं और सभी यूकैरियोट्स में मिलते हैं। और ये हमारे जो नॉर्मली हम स्टडी करते हैं वो वाले न्यूक्लियर प्री mRNA हैं। और इनकी जो स्प्लाइसिंग है वो मेडिएट की जाती है स्प्लाइसोसोम मशीनरी के थ्रू, और ये मेजर और माइनर स्प्लाइसोसोम होते हैं। इसमें दो रिएक्शन के थ्रू होता है मैकेनिज्म स्प्लाइसिंग का। दो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होंगी ब्रांच ए साइट पे, मतलब कि एक पे तो लेरिएट फॉर्म होगा और दूसरे पे होगा कि जो वो 5' स्प्लाइस साइट है उसका जो 3 OH रह जाता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरह एक्ट करता है और 3' एक्सोन पे जाके फॉस्फोरस ग्रुप से बाइंड हो जाता है और एक्सोन अलग हो जाते हैं और इंट्रॉन सीक्वेंस अलग हो जाता है। फिर आता है हमारा ग्रुप 2 इंट्रॉन। ये वेरी रेयर हैं, कुछ यूकैरियोटिक जीन में मिलते हैं, बट यूकैरियोट्स में ये ऑर्गेनल जो जीन होते हैं और mRNA जो होते हैं वहाँ पे मिलते हैं और प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। इनका जो मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है, 2 एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती हैं। और ये क्या होते हैं, जो मशीनरी कौन सी होती है इसमें RNA एंजाइम यूज़ होते हैं और वो इंट्रॉन के थ्रू इनकोड किए जाते हैं राइबोजाइम के थ्रू। जो ये होते हैं ना हमारे ग्रुप 1 इंट्रॉन और ग्रुप 2 इंट्रॉन, ये एंजाइम नहीं होते पर इनको हम एंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम जो ग्रुप 1 जो इंट्रॉन है उसको कैसे राइबोजाइम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है ये भी रेयर है, ये न्यूक्लियर RNA होते हैं, राइबोसोमल RNA कुछ यूकैरियोट्स में, और ऑर्गेनल जो जीन होते हैं उसमें जो RNA फॉर्म होते हैं वहाँ पे ग्रुप 1 इंट्रॉन्स पाए जाते हैं RNA के अंदर। RNA चेन में ही तो इंट्रॉन्स होंगे, इंट्रॉन्स और एक्सोन, एंड फ्यू प्रोकैरियोटिक जीन के जो RNA होते हैं वहाँ पे भी ग्रुप 1 इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनका मैकेनिज्म भी सेम है, स्प्लाइसिंग जो मशीनरी जो मैकेनिज्म परफॉर्म करती है वो भी 2 एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू करती है। ब्रांच साइट पर यहाँ पे क्या होती है ग्वानिन, यहाँ पे क्या था एडेनिन, और ये इनमें जो कैटालिटिक मशीनरी है वो इनकोड करी जाती है RNA एंजाइम्स के थ्रू, और वो कोड करे जाते हैं इंट्रॉन्स के थ्रू, इंट्रॉन्स जिनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम में, फॉर एग्जांपल राइबोजाइम में। ये जो पिक्चर शो कर रही है यहाँ पे, ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि कंडक्ट करी जाती है सेल्फ स्प्लाइसिंग के लिए। प्री mRNA के थ्रू जो कि न्यूक्लियर mRNA है, ग्रुप सेकंड सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स के थ्रू, और ग्रुप फर्स्ट सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन mRNA के थ्रू। क्योंकि हमें पता है इंट्रॉन्स तो mRNA में ही होंगे, तो यहाँ पे हमें पता है हमने अभी तक जितना भी स्टडी किया है वो प्री mRNA का एग्जांपल लेके किया है ईस्ट में और ह्यूमंस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मशीनरी हम स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पे U2 बाइंड होता है, U4 ये हमारे ट्राई SNRP बाइंड हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारा U1 जो होता है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है U6 के थ्रू। फिर U4 डिस्प्लेस करके U6 U2 के साथ क्या बना देता है, RNA बेस पेयरिंग के थ्रू उसके साथ इंटरेक्ट कर जाता है, जिसके बाद इंटरेक्शन करने के बाद एक कैटालिटिक सेंटर क्रिएट होता है। कैटालिटिक सेंटर क्रिएट होने के बाद क्या होता है, जो एडेनिन होता है ना ये हाईली एक्टिव ग्रुप होता है। तो इसमें जो एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरह काम करता है, और वो जो 5' इंट्रॉन पे जो फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके साथ जाके इंटरेक्ट करेगा और बॉन्ड कर लेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे लैरिएट स्ट्रक्चर शो कर देगा। इस लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से जो 5' एक्सोन है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है और अटैक कर देता है 3' स्प्लाइस साइट पे फॉस्फेट ग्रुप को। और इसके फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक करने के बाद ये जो 5' वाला जो एक्सोन है और 3' वाला एक्सोन है स्प्लाइस आउट हो जाते हैं और एक mRNA चेन फॉर्म कर देते हैं। और जो ये हमारा इंट्रॉन वाला है ये हमारे डिफरेंट SNRP के थ्रू अलग हो जाता है, और ये बाद में जब ये डिग्रेड होता है इंट्रॉन तो ये दोबारा से रिसाइकिल कर ली जाती हैं। और यहाँ पे
शो किया गया है ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स के बारे में, जो सेम मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं जैसा कि हमारा प्री mRNA जो कि न्यूक्लियर mRNA है वो फॉर्म करता है। यहाँ पे भी क्या होता है, जो एडेनिन है वो हाईली रिएक्टिव है इंट्रोन्स के अंदर, और वो ब्रांच पॉइंट में प्रेजेंट है, तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी फॉस्फेट से भाग जाके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और तो उसकी वजह से यहाँ पे लेरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। फिर इस लेरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से 5 प्राइम जो एक्सोन है स्प्लाइस साइट में, जो एक्सोन प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओपन हो जाता है, और जो 6 प्राइम स्प्लाइस साइट है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैक करता है, जिसकी वजह से एक्सोन अलग हो जाते हैं और इंट्रोन अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट की सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन mRNA इंट्रोन क्या मैकेनिज्म दिखाया गया कि वो स्प्लाइसिंग कैसे करता है, खुद की स्प्लाइसिंग कैसे करता है, क्योंकि इन दोनों ये सेल्फ स्प्लाइसिंग क्यों बोले गए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो देखो हम पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो U2 U5 U4 एंड U6, इससे पहले हमारा U1 भी बाइंड था, तो ये सब जो SNRP हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये डिफरेंट RNA जो मैं यहाँ पे SNRNP बोल रही हूँ, तो जो ये हमारे SNRNA हैं, जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA है, ये बाइंड हो रहे हैं कुछ प्रोटीन के थ्रू, इसलिए स्मॉल न्यूक्लियर RNP बोला है मैंने इन्हें। तो ये जो RNA और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड होके कंडक्ट करवा रहे हैं इस स्प्लाइसो मशीनरी को। पर ग्रुप सेकेंड में और ग्रुप फर्स्ट जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन है जो कि mRNA में प्रेजेंट है, उनमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, उनमें किसी प्रोटीन और मीन्स उनमें जो इंट्रोन है वो खुद ही क्या करते हैं, एक मॉडिफाई होकर एक इंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, है ना। उनमें हमें किसी SNRNP की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको सेल्फ स्प्लाइसिंग बोला गया। और तो यहाँ पे जो ग्रुप फर्स्ट है इसका मैकेनिज्म ग्रुप सेकंड और जो प्री mRNA न्यूक्लियर RNA है उससे डिफरेंट होता है स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो RNA है वो इस तरह फोल्ड फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें फोल्ड फॉर्म करता है, इसकी वजह से जो गुआनिन बाइंडिंग पॉकेट है ना वो ओपन अप हो जाती है, क्योंकि गुआनिन साइड पे यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइलिक अटैक की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है, जो अटैक कर जाता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में फॉस्फेट ग्रुप को, जो कि इंट्रोन में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये गुआनिन पॉकेट ओपन हो जाती है, और जिसकी वजह से जो 5 प्राइम एक्सोन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फ्री हो जाता है, और वो जो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है उसमें जाके एक्सोन के फॉस्फेट ग्रुप से पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जो एक्सोन है वो अलग हो जाते हैं और इंट्रोन जो है वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा एडेनिन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, और यहाँ पे हमारा ग्वानिन रिस्पॉन्सिबल है। This was all about how does these सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स आर रिवेल्ड, और ये शो करते हैं कि RNA भी कैटालाइटिक सेंटर की तरह काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कोई SNRP, कोई बाहर से आके SNRP तो एक्ट कर नहीं रहे, उस स्प्लाइसिंग मशीनरी को कंडक्ट नहीं करवा रहे, यहाँ पे खुद जो RNA है जिसके अंदर इंट्रोन प्रेजेंट है वही कैटालाइसिस कर रहे हैं, वही एक कैटालाइटिक सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। नाउ कम टू आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ ग्रुप फर्स्ट जो इंट्रोन होते हैं वो रिलीज होते हैं एज ए लीनियर इंट्रोन, ना कि लैरिएट की तरह। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे थे कि यहाँ पे लैरिएट फॉर्म नहीं कर रहा है, ये ग्रुप 1 एंट्रोन जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन mRNA में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे लैरिएट फॉर्म हो रहा है ग्रुप सेकंड में, और प्री mRNA न्यूक्लियर mRNA वाले स्प्लाइसिंग मशीनरी में यहाँ पे लैरिएट फॉर्म हो रहा है, पर इसमें लैरिएट फॉर्म नहीं हो रहा। जो ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग जो एंट्रोन है वो रिलीज हो रहा है किसकी फॉर्म में, लीनियर इंट्रोन की फॉर्म में, देने लैरिएट। तो इसको हम अभी समझेंगे कि कैसे जो ग्रुप 1 इंट्रोन है वो लीनियर फॉर्म में ही रिलीज होता है एज रेदर देन एज ए लैरिएट। सो लेट्स सी कि कैसे ये जो ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स होते हैं इनमें लीनियर इंट्रोन फॉर्म होते हैं, ना कि लैरिएट। यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच पॉइंट ए, जैसे कि ग्रुप सेकंड में और प्री mRNA में ब्रांच पॉइंट ए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है, फ्री जी न्यूक्लियोटाइड। ये जो जी स्पीसीज है ये बाउंड होती है RNA से। कैसे बाउंड होती है, इसके 3 प्राइम OH ग्रुप के थ्रू, जो प्रेजेंट होता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में, कम प्रेजेंट होता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में। जो रिएक्शन है यहाँ पे जो लैरिएट फॉर्म करती है, इसमें जो रिएक्शन हो रही है जो लैरिएट फॉर्म करती है वो यहाँ पे ग्रुप 1 के केस में क्या कर देती है, वो जी को फ्यूज़ कर देती है। फ्यूज़ किसको, जी को, ग्वानिन को, किस पे, 5 प्राइम एंड ऑफ इंट्रोन, और इसकी वजह से ये जो इंट्रोन जो है फ्री हो जाता है, मतलब कि जो इंट्रोन
मीन्स यहाँ पे जो ग्वानिन है वो इंटोन के साथ फ्यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जो पॉकेट है वो क्या हो रही है, फ्री हो रही है। और जो सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे हो रही है वो क्या कर रही है, वो फ्री कर रही है 3' एंड ऑफ एक्सोन, जो 3' एंड है एक्सोन का, ताकि वो अटैक किया जा सके किसके थ्रू, यहाँ पे 5' जो स्प्लाइसिसाइड है इस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके थ्रू वो अटैक किया जा सके। और इस फ्यूजन के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोन रिलीज हो रहे हैं, है ना, और इंट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है, ना कि लेरिएट फॉर्म में है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स होते हैं, ये ग्रुप 1 इंट्रॉन्स होते हैं, ये एक कंजर्व्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम आरएनए फोल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, एक बाइंडिंग पॉकेट क्रिएट होती है जो किसको अकोमोडेट करती है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को अकोमोडेट करती है, और ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड को अकोमोडेट करती है। जब तक अकोमोडेट करती है जब तक ये राइबोज फॉर्म से जाके नहीं बाइंड हो जाता, जब तक ये राइबोज फॉर्म से जाके बाइंड नहीं हो जाता और राइबोज नहीं क्रिएट कर देता, तो तब तक ये क्या करता है, ये बाइंडिंग पॉकेट यहीं पे फॉर्म रहती है। तो इसमें क्या है, एक इंटरनल गाइड सीक्वेंस भी होता है। इसी वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, इसकी दो प्रॉपर्टी है। एक तो ये हो गया कि ये बाइंड करके रखती है, इसमें एक बाइंडिंग पॉकेट होती है जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को अकोमोडेट करके रखती है और न्यूक्लियोसाइड्स को अकोमोडेट करके रखती है जब तक राइबोसोम फॉर्म नहीं हो जाता। और सेकंड क्या है इसकी प्रॉपर्टी, कि इसमें एक इंटरनल गाइड सीक्वेंस होता है। क्या होता है, इंटरनल गाइड सीक्वेंस होता है। इंटरनल गाइड सीक्वेंस होता है जो बेस पेयर करता है किसके साथ, 5' स्प्लाइस साइट के साथ, और डिटरमाइन करता है प्रिसाइज साइट कि किस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, किसके थ्रू, इस ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के थ्रू। तो ये प्रिसीजन देता है, जो दूसरा इंटरनल गाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है इस इंट्रोन में, वो क्या करता है, वो प्रिसीजन देता है कि किस सीक्वेंस पे जाके ये ग्वानिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एज ए न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करेगा। तो ये जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन होता है ये अबाउट 400 to 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकता है, और ये किसके थ्रू स्प्लाइस किया जाता है, सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है। सो इसके फोल्ड को, ये जो यहाँ पे लीनियर इंट्रोन फॉर्म हो रहा है, इसके फोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ होल्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जो स्टेबलाइज करेंगे इन सीक्वेंस को, मतलब इस करेक्ट स्ट्रक्चर को। कैसे, शील्ड करके, कुछ रीजन्स को शील्ड करके, ताकि वो क्या ना फॉर्म कर सकें, ये लेरिएट स्ट्रक्चर ना फॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ आरएनए बैकबोन होंगे और कुछ नेगेटिव चार्ज रिक्वायर किया जाएगा, मीन्स कुछ नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ आरएनए इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो क्या कर देगी, इन एंड को सील्ड कर देगी, ताकि ये एक दूसरे के साथ फॉर्म करके एक सर्कुलर और लेरिएट टाइप का स्ट्रक्चर ना फॉर्म कर सकें। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप से आएगा, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आरएनए बैकबोन में, जो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रिपल्शन की वजह से यहाँ पे लेरिएट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो पाता और जो इंट्रोन है वो लीनियर फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और जो यहाँ पे ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन प्रेजेंट है ना, इन्होंने ही इवोल्यूशन के टाइम पे एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट किया था जिसके थ्रू ये मॉडर्न प्री एमआरएनए, न्यूक्लियर एमआरएनए जो स्प्लाइसिंग इंट्रोन है ये फॉर्म हुए थे। और जो ये इंट्रोन है, जब ये आइडेंटिफाई किए गए, तो ये आइडेंटिफाई किया गया जो स्मॉल आरएनए होते हैं ना, और जो स्मॉल आरएनपीज होते हैं और उनके एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत सारे फंक्शन करते हैं ट्रांस रिएक्शन। पता है कि भाई एक पॉलीपेप्टाइड चेन पे और एक चेन पे अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो दूसरी चेन के मॉलिक्यूल के भी फंक्शन को वो अफेक्ट कर सकता है, तो ये ट्रांस फंक्शन करते हैं। और जो इंट्रोन्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें कुछ मिनिमम सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ये आइडेंटिफाई किया गया इवोल्यूशनरी स्टडी के थ्रू कि जो इंट्रोन्स होते हैं उसमें कुछ मिनिमम सीक्वेंस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो टारगेट स्प्लाइसिंग के लिए रिक्वायर होते हैं, ताकि करेक्ट प्लेस पे ही, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, जो सीक्वेंस एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन की, कि भाई ये इंट्रोन है, यहाँ पे इंट्रोन बाइंड है, यहाँ पे एक्सोन बाइंड है, ताकि करेक्ट स्प्लाइसिंग हो उसके, प्रिसाइज स्प्लाइसिंग हो उसके। और ये वेरी करते हैं साइज में भी और सीक्वेंस में भी।
और ये पिक्चर यहाँ पे शो कर रही है कि जो हमारे एंसेस्ट्रल ग्रुप सेकंड सेल्फ इंट्रोन्स थे, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स थे, उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करा था इवोल्यूशन के टाइम पे कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा था प्री एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए इवोल्यूशन के टाइम पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये शो किया गया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी के थ्रू। और ये क्या शो कर रहा है कि जो स्ट्रक्चर है कैटालिटिक रीजन का वो सेम परफॉर्म करता है। फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में भी वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है किसके ग्रुप 2 इंट्रोन्स के, कि भाई कैसे प्री एमआरएनए में कैसे कैटालिटिक सेंटर परफॉर्म करता है फर्स्ट एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, वो बिल्कुल सिमिलर है ग्रुप सेकंड में जैसे इंट्रोन के थ्रू रिएक्शन की जाती है। और जो प्री एमआरएनए में जो रिएक्शन की जाती है और एसएनआरएनपी कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो रिएक्शन की जाती है वो सिमिलर है जैसे ग्रुप सेकंड में जो इंट्रोन्स के थ्रू जो रिएक्शन कंडक्ट की जाती है। और यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन्स शो कर रही हैं इंट्रोन 2 में, वो शो कर रही हैं कि ये रिप्लेस किया गया एक एडिशनल 4 फोल्डेड डोमेन। और ये जो स्पेक्यूलेशन है ये हमें प्रोवाइड कर रही है कि जब अर्ली इवोल्यूशन हुआ था मॉडर्न ऑर्गेनिज्म का तो बहुत सारे कैटालिटिक फंक्शन थे जो सेल में वो परफॉर्म किए जाते थे आरएनएस के थ्रू, एंड दैट दीज फंक्शन ऑन द होल ये बाद में रिप्लेस कर दिए गए प्रोटीन्स के थ्रू। और जैसे कि बट प्रोटीन्स के थ्रू तो रिप्लेस कर दिए गए, बट आज भी जब हम स्प्लाइसोसोम मशीनरी की स्टडी करते हैं, राइबोसोम में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आज भी जो आरएनए है, आरएनए में जो इंट्रोन्स हैं या आरएनएज है, एसएनआरएनपीज हैं, तो ये आरएनए आज भी एट ए कैटालाइटिक सेंटर एक्ट करते हैं और दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सेम है। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी के थ्रू दिया गया है कि इन दोनों में जो कैटालिटिक सेंटर है जो स्प्लाइसोसोम मशीनरी होती है वो सिमिलर वे में होती है। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि जो ग्रुप 1 इंट्रोन्स होते हैं और ग्रुप 2 इंट्रोन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका जो टर्न ओवर नंबर है वो क्या है, 1 है। मीन्स वो एक ही रिएक्शन कैटालाइज करते हैं और उसके बाद वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। बट हम जो इंट्रोन 1 है उसको क्या कर सकते हैं, राइबोजाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट्रोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू राइबोजाइम। हाउ? जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जब ग्रुप 1 जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन है वो स्प्लाइस आउट हो जाता है, पर जो उसकी एक्टिव साइट है ना वो इंटैक्ट रहती है। उसकी जो एक्टिव साइट है वो स्टिल इंटैक्ट रहती है जो आईजीसी में शो की गई है यहाँ पे। तो ये एक्टिव रिएक्शन एक्टिव साइट फिर भी रहना आफ्टर स्प्लाइसिंग के बाद भी एक्टिव साइट का रहना, इसके लिए कुछ फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये यहाँ पे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कंसंट्रेशन ऑफ जी न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रॉन्गली फेवर करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि जो एक्टिव साइट है उसको इनएक्टिव नहीं होने देते, मतलब रिवर्सिंग नहीं करते, उसको रिवर्स नहीं करते। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 3 प्राइम एंड है इंट्रोन का, ये हमारा इंट्रोन का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में शो किया, ग्रीन में हमारा एमआरएनए शो किया गया। तो जो ये यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया गया ये है इंट्रोन। तो इस पे जो 3 प्राइम एंड है उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा जी ग्वानिन प्रेजेंट है। ये बाइंड करेगा किससे, ग्वानिन बाइंडिंग पॉकेट से। और जो 5 प्राइम एंड है हमारा वो किससे बाइंड करेगा, इंटरनल गाइड सीक्वेंस से, जो कि यहाँ पे रेड डॉट में शो किए गए हैं ग्रीन एमआरएनए पे। ये बाइंड करेगा हमारा ग्वानिन इंटरनल गाइड सीक्वेंस है। इंटरनल गाइड सीक्वेंस यहाँ IG में शो किए गए हैं। I स्टैंड फॉर इंटरनल गाइड, G स्टैंड फॉर गाइड और S स्टैंड फॉर सीक्वेंस। तो ये IGC यहाँ पे जो ब्लू जो हमारा इंट्रोन है उसमें ये शो कर रहा है एक्टिव सेंटर जो राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। मीन्स ये बाइंड किससे करेगा, इंटरनल गाइड सीक्वेंस से, जो डिटेक्ट करेगा किस पे, एमआरएनए चेन पे। तो फिर जो थर्ड ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आती है जिसमें जो साइक्लाइज करने की कोशिश करती है इस इंट्रोन स्ट्रक्चर को, है ना, उसमें जब वो साइक्लाइज करेगी तो डिफरेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। जब वो बॉन्ड फॉर्म होंगे इस टर्मिनल जी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी IGC, तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाता, वो लेस रिलायबल होता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है जल्दी, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो इंट्रोन है ये किस में रहता है, अपनी लीनियरलाइज्ड स्टेट में रहता है, लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो जिसकी वजह से जो ये एक्टिव साइट है ये इसमें रिटेन रह जाती है, ना कि वो उससे आगे कोई स्प्रेड, अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, पर वो एक्टिव रहती है। तो अगर इफ़ वी प्रोवाइड इट विथ फ्री जी, अगर हम इसको फ्री जी
और ग्वानिन दें या फिर कोई सबस्ट्रेट जो दें जो इंक्लूड कर रहा हो ऐसा ही सीक्वेंस जो किसके कंप्लीमेंट्री हो, इन इंटरनल गाइड सीक्वेंस के कंप्लीमेंट्री हो, तो ये क्या करेगा, रिपीटली कैटालाइज करेगा और क्लीवेज कर लेगा सबस्ट्रेट का। जैसे कि यहाँ पे इसने इस mRNA चेन को क्लीव्ड कर दिया इसमें और इसमें, तो यहाँ पे ये जो अगर हम इसको फ्री जी दें या फिर इंटरनल गाइड सीक्वेंस दें तो ये रिपीटली क्लीवेज करेगा उस सबस्ट्रेट मोलिक्यूल को। सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू ए राइबोजाइम, इसलिए हम इसको राइबोजाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द एक्टिव साइट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। So this was how these intron can be converted to ribozyme. Come to our last point in the splicing pathway. How does the spliceosome find the splice site reliably? मीन्स जो स्प्लाइसोसोम मशीनरी है वो कैसे फाइंड आउट करती है कि कौन सी साइट रिलायबल है स्प्लाइसिंग के लिए, कौन सी उसको स्प्लाइस आउट करनी है, कौन सी उसको कट डाउन करनी है, और कौन सी रिलायबल साइट। अगर उसने रोंग कट कर दी तो जो mRNA होगा वो डिफरेंट वो इंट्रोन भी कंसिस्ट कर सकता है और उसमें जो सीक्वेंस होंगे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं जिसकी वजह से वो रोंग अमाइनो एसिड कोड करेगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन फॉर्म होगा वो भी रोंग फॉर्म होगा और कह सकते हैं तो म्यूटेटेड फॉर्म होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्टिव साइट होती है स्प्लाइसोसोम की वो कब फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे जो एक्टिव साइट हमारी फॉर्म होती है सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद या कैटालिटिक सेंटर जब क्रिएट होता है स्प्लाइसोसोम में, तो वो कब फॉर्म होता है mRNA RNA सीक्वेंस पे। वो जब होता है जब बहुत सारे टेस्ट पास ऑन कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, मल्टीपल एलिमेंट्स के थ्रू। वो मल्टीपल एलिमेंट क्या है यहाँ पे, SNRP, डिफरेंट SNRP बाइंड हो रहे हैं। तो वो क्यों बाइंड हो रहे हैं, ताकि वो रिलायबिलिटी दे सकें किसको, स्प्लाइसोसोम मशीनरी को। रिलायबिलिटी का मतलब है कि वह करेक्ट स्प्लाइसिंग साइट को आइडेंटिफाई कर सकें, यहीं से हमें स्प्लाइस आउट करना है, यहीं से हमें कट डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो 5' स्प्लाइस साइट है वो U1 जो SNRP है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और जो फिर 6 जो हमारा UN SNRNP होता है वो किस बाइंड हो जाता है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ पे जो U1 है और जो U6 है ये जितने भी एलिमेंट हैं और जितने भी SNRP हैं ये इनकरेक्ट बेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसलिए जो ये स्प्लाइसिंग मशीनरी है ये क्या है, रिलायबल है। अगर यहाँ पे SNRP को फाइंड करना हो करेक्ट 5' to 3' स्प्लाइड साइट एक कंप्लीट RNA पे, और उसको बाइंड करने के लिए उसको कोई भी प्रोटीन ना दिया जाए, मीन्स अगर इनको अनएडिड फॉर्म में रिकॉग्नाइज करना हो करेक्ट 5' to 3' स्प्लाइस साइट, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा और स्प्लाइसिंग मशीनरी में क्या आ जाएंगे, बहुत सारे एरर आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो इंट्रोन होता है ना, यहाँ पे जो इंट्रोन शो किया गया इसका लॉन्ग साइज होता है अप्रोक्स 3000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग भी हो सकता है और 8 लाख न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग भी हो सकता है। तो जो एक्सोन है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो कैसे आइडेंटिफाई, क्योंकि उसको बहुत ही बड़े ओशियन में एक महासागर में ढूंढना है हमें कि कहाँ एक्सोन है, क्योंकि जो इंट्रोन है उसका साइज 3000 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और 8 लाख न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग भी हो सकता है, वो इतना बड़ा भी हो सकता है। तो इतने बड़े समुद्र की गहराई में हमें ढूंढना होगा एक्सोन। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत होती है, डिफरेंट SNRP की जरूरत होती है रिलायबिलिटी देने के लिए स्प्लाइसोसोम मशीनरी को, ताकि वो करेक्ट बेस पेयर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सके और एक करेक्ट साइट से ही वो स्प्लाइस आउट कर सके। तो 2 काइंड के एरर आ सकते हैं जब स्प्लाइस साइट रिकॉग्नाइज की जाती है स्प्लाइसोसोम के टाइम पे, तो वहाँ पे 2 टाइप के एरर आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्सोन स्किपिंग, सेकंड होता है सूडो स्प्लाइस साइट सिलेक्शन। सूडो मतलब स्प्लाइस साइट के सिमिलर कोई साइट सिलेक्ट कर लेना। एक्सोन स्किपिंग का मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक्सोन यहाँ पे स्किप आउट करा जा रहा है। तो जो स्प्लाइस साइट है इसमें वो जो स्प्लाइड साइड है वो स्किप अप की जाएगी, क्योंकि स्प्लाइड साइड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे एक्सोन और इंट्रोन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे होगी, उन कंपोनेंट के थ्रू जो बाउंड करना होगा जिनको 5' स्प्लाइड साइड पे, वो पेयर कर जाएंगे 3' स्प्लाइड साइड से, और करेक्ट एक्सोन पे आने से पहले ही वो पेयर कर जाएं, तब वो क्या कर देते हैं, एक्सोन की स्किपिंग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो सेकंड एक्सोन है वो स्किप आउट किया जा रहा है और 2 एक्सोन ही बाउंड हो रहे हैं, या फिर ये वाला और ये बाउंड हो सकता है, ये बाउंड हो सकता है, ये दोनों बाउंड हो सकते हैं। एक एक्सोन यहाँ पे स्किप आउट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि डार्क ग्रीन कलर में कि 3 एक्सोन प्रेजेंट है, पर जब हमारा mRNA प्रोडक्ट आता है एक्साइज्ड होने के बाद और स्प्लाइसिंग आउट होने के बाद, तो यहाँ पे इनकरेक्ट mRNA शो कर रखा है। 2 ही एक्सोन्स फॉर्म हो रहे हैं एक मैच्योर mRNA में।
तो ये सेकंड पिक्चर जो बी में शो करी है वो सूडो स्प्लाई साइड सिलेक्शन की बात करी है, मतलब कुछ अदर साइड सिलेक्ट हो रही है जो साइड सिलेक्ट करनी थी उसके बजाय, और वो कैसी होगी, सिमिलर होगी, क्लोज टू होगी सीक्वेंस में जो उनको रिकॉग्नाइज करना था, पर वो लेजिटिमेट स्प्लाइड साइड होगी, वो तो वो बाय मिस्टेक रिकॉग्नाइज करी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो किसी कंपोनेंट को 5 प्राइम स्प्लाइड साइड को रिकॉग्नाइज करना था, पर वो मिस्टेकनली किसको इनकरेक्ट वे में किसको सिलेक्ट कर लेते हैं 3 प्राइम स्प्लाइड साइड को, तो वो 3 प्राइम स्प्लाइड साइड क्या कहलाएगी यहाँ पे, सूडो साइड कहलाएगी। डेट इज़ ये इफेक्ट जो हो रहा है वो स्प्लाइसोम कंपोनेंट के थ्रू हो रहा है कि वो रिकॉग्नाइज करें एक सूडो स्प्लाइड साइड सीक्वेंस को जो रिजेंबल कर रहा है लेजिटिमेट स्प्लाइड साइड को। तो यहाँ पे शो किया गया है कि जो 3 प्राइम स्प्लाइड साइड है वो क्या है, सूडो स्प्लाइड साइड है जो कि एक एक्सोन के अंदर प्रेजेंट है, और ये किसके लीड कर रही है उस रीजन को नियर द 5 प्राइम एंड ऑफ दैट एक्सोन, जिसकी वजह से ये मिस्टेकनली स्प्लाइड आउट हो गई है। So this was how does splide site recognition is prone to two kinds of error. First is exon splicing and second is pseudo splide site selection. तो ये तो बात हो रही थी कि स्प्लाइड साइड कैसे एरर कर सकती है एक्सोन स्पीकिंग के थ्रू, स्किपिंग के थ्रू और सूडो स्प्लाइड साइड सिलेक्शन के थ्रू। अब बात आती है कि कैसे एक्यूरेसी आती है, कैसे रिलायबिलिटी आती है किसमें, स्प्लाइसोसोम मशीनरी में। तो 2 वेज हैं जिसके थ्रू एक्यूरेसी क्रिएट होती है स्प्लाइड साइड सिलेक्शन में, और वो स्प्लाइड साइड सिलेक्शन का जो एक्यूरेसी है उसको इन्हेंस किया जा सकता है। फर्स्ट तो ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड फंक्शन करेगा वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे एमआरएनए साथ साथ प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हमने स्टडी किया था कि एमआरएनए कैपिंग जो है पॉलीएडिनाइलेशन है वो साथ साथ हो रही है, तो बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं स्प्लाइसिंग में। तो जब एक 5 प्राइम स्प्लाइड साइड एनकाउंटर करेगी एक न्यूली सिंथेसाइज आरएनए को, तो बहुत सारे फैक्टर रिकॉग्नाइज करेंगे उस साइट को और ट्रांसफर कर देंगे पोलीमरेज जो पोलीमरेज की लार्ज सब यूनिट होती है जो सीटीडी सब यूनिट होती है उससे वो किस पे चले जाएंगे आरएनए पे। तो जब ये प्लेस हो जाएगा सीटीडी से आरएनए पे प्लेस हो जाएगा, तो जो 5 प्राइम स्प्लाइड साइड कंपोनेंट है वो पोइज्ड टू इंटरेक्ट विथ दूज अदर फैक्टर्स, तो वो उनके साथ इंटरेक्ट कर लेंगे जो बाइंड कर रहे हैं किसके नेक्स्ट टू 5 प्राइम स्प्लाइड साइड से जो सिंथेसाइज हुई थी उसके नेक्स्ट में वो क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। तो करेक्ट 3 प्राइम स्प्लाइड साइड रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी बिना किसी कंपटीशन के। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है को ट्रांसक्रिप्शनल लोडिंग जो हो रही है वो साथ साथ होती है, जिसकी वजह से जो एक्सोन स्किपिंग के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। फिर दूसरा, और ये जो पिक्चर शो करी है दूसरा मैकेनिज्म शो करी है जिसके थ्रू जो स्प्लाइड साइड की एक्यूरेसी है उसको एनहेंस किया जाता है। इस मैकेनिज्म में क्या हो जाता है, इसमें ये जो इनकरेक्ट साइट जो सूडो साइट आइडेंटिफाई कर ली जा रही थी उसको इनहिबिट किया जाता है, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन ना करके वो करेक्ट साइट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे SR ये एक्ट करते हैं, जिसके यहाँ पे डिफरेंट SR शो कर रखे हैं, तो ये SR एक्ट करते हैं, इनको क्या कहते हैं, सीरीन। S स्टैंड फॉर सीरीन, R स्टैंड फॉर आर्जिनिन। तो सीरीन आर्जिनिन रिच होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, प्रोटीन जो बाइंड कर जाते हैं सीक्वेंस से। कौन से सीक्वेंस से, इन जिन सीक्वेंस से ये बाइंड होते हैं इनको क्या कहते हैं, ESE मतलब एक्सोनिक स्प्लाइसिंग एनहेंसर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया, ये इंट्रोन्स हैं, ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है, तो एक्सोन के अंदर होते हैं ESE मीन्स एक्सोन स्प्लाइसिंग एनहेंसर। और ये कहाँ, इनको कौन डिटेक्ट करता है, SR का सीरीन आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स। तो जो SR प्रोटीन है ये बाउंड कर जाते हैं इन साइट पे और रिक्रूट करते हैं स्प्लाइसिंग मशीनरी कहाँ पे, नियर बाय साइट पे, जैसे कि हम यहाँ पे शो कर रहे थे U2 बाइंड हो रहा है हमारा एडेनिन रिच से जो कि ब्रांच पॉइंट पे है, यहाँ पे U2AF5 की लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मशीनरी को क्या कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग मशीनरी को रिक्रूट कर रहे हैं नियर बाय साइट पे। तो रिक्रूटमेंट इन्हीं स्प्लाइसिंग मशीनरी को होगी, क्योंकि यहाँ पे SNRP है, डिफरेंट प्रोटीन्स बाइंड हो रहे हैं, U1 बाइंड किया जा रहा है, यहाँ पे U1 बाइंड किया जा रहा है। तो ये जैसे कि U1 हमारा SNRP है, GU सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, ये लार्ज सब यूनिट है AG को करेगी। तो यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे हमारा साइटोसिन या यूरेसिल प्रेजेंट होगा। तो ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो SNRP हैं ये डिफरेंट जो स्प्लाइसिंग मशीनरी है उनको रिक्रूट कर रहे हैं नियर बाय साइट्स पे, नियर बाय सीक्वेंस पे और नियर बाय स्प्लाइड साइट्स पे जहाँ पे स्प्लाइसिंग करनी है। सो मशीनरी बाइंड हो जाती है एफिशिएंटली नियर बाय स्प्लाइड साइट पे, और जो और वो उन्हीं साइट पे बाइंड होती है जहाँ पे स्प्लाइसिंग करनी है, ना कि इनकरेक्ट साइट पे। तो जो SR प्रोटीन है यहाँ पे रिक्रूट करा U2AF को
प्रोटीन्स को और 3' स्प्लाइड साइड U1 को, जो कि 3' पे बाइंड हो जाती है जी ग्वानिन और यूरेसिल रिच सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके। तो ये जो फैक्टर हैं यहाँ पे वो डिमार्केट कर रहे हैं कि कौन सी स्प्लाइड साइट है जिस पे असेंबली करनी है और वो कौन सी करेक्ट साइट है। दिस रिक्रूटमेंट इज़ आइदर थ्रू डायरेक्ट इंट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकती है कि ISR जो है वो डायरेक्ट इंट्रैक्शन कर सकता है इस स्प्लाइसोसोम मशीनरी के साथ, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इसके थ्रू जो RNA इंट्रैक्शन है SR के थ्रू वो स्टेबलाइज कर जाता है। तो यहाँ पे SR का क्या क्या फंक्शन होता है। SR का फंक्शन है ये एक प्रोटीन है जो स्प्लाइसिंग के लिए एसेंशियल होता है। दूसरा है ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी और एफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग की। कैसे ये बाइंड कर जाता है इन स्प्लाइसिंग मशीनरी के साथ, जैसे यहाँ पे U1 SNRP है और ये U2AF की लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो रही है। U2 जो SNRP है ये जो बाइंड हो रही हैं इनके साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाइंड कर उनको रिक्रूट करता है करेक्ट स्प्लाइस साइट पे। और क्या करता है ये रेगुलेट करता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी। तो जो SR है ये डिफरेंट वेराइटीज़ में आता है और ये एक्सप्रेस होता है प्रिफरेंशली कुछ सेल्स में, मीन्स डिफरेंट वेराइटी है इसकी, तो ये डिफरेंट टाइप्स का होगा, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप के फंक्शन करेगा और अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप का होगा। तो ये स्प्लाइसिंग करता है सेल स्पेसिफिक पैटर्न में, और ये जो SR है ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को भी रेगुलेट करता है। So this was how this splice site selection enhance the accuracy in spliceosome machinery. So in this video, I talked about chemistry of RNA, splicing the spliceosome machinery and splicing pathway. It is a big topic. So in my upcoming video, I will talk about variant of splicing, that is just an introduction of alternative splicing, and it will talk about trans splicing also, and I will talk in detail about alternative splicing. So if you like my video, then please like, share and comment. If you have any query, then write in the description box given below, and please thumbs up to my video, and please support by subscribing to my channel, and keep watching because I will upload many different types of topic in my upcoming session. Thank you so much for watching.